अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होगे। बच्चों, जैसा आप लोगों मैंने कहा था कि आप लोगों को कोई अगर चैप्टर समझ नहीं आता तो मुझे वो बताओ। तो आप लोगों ने उसमें एक इम्यूनिटी चैप्टर भी ऐड किया था, और भी कुछ चैप्टर्स है जैसे बायोजेटिक्स है। तो ये वाली जो वीडियो बेटा, पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं एटलीस्ट सिर्फ दो पार्ट्स में मैं इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप कर दूँ। सही है। इससे जो दो फायदे हो जाएंगे। जिन बच्चों ने चैप्टर्स नहीं पढ़ा हुआ तो उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो पढ़ चुके हैं उनको तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उनके लिए ये एक रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का। वैसे ये बोर्ड के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ना। सही है। तो बेटा, उसको हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बच्चों, चैप्टर का नाम छोटा सा है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है बेटा कुव्वत मुदाफ़ियत, यानी कि आपकी बॉडी की वो एबिलिटी जिससे आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचते हो। आपकी बॉडी की वो सलाहियत जिससे आपकी बॉडी, हमारी बॉडी हम सबको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया, बीमारियों से, पैथोजन से बचाती है। सही है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें डेफिनेशन में? रेजिस्टेंस, रुकावट। सही है। ऑफ आवर बॉडी, किसके खिलाफ? पैथोजेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पैथोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो डिजीज कॉज करते हैं। सही है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी। और ये सिर्फ एनिमल्स में ही होती है, यानी कि ये सिर्फ लिमिटेड है, कन्फर्ड है कुव्वत मुदाफ़ियत वाला सिस्टम किसमें? एनिमल्स में। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी का ताल्लुक होता है वाइट ब्लड सेल से, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड में, और प्लांट्स में तो ब्लड है नहीं। सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बहुत सारे सेल्स आते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं। इम्यून सिस्टम से फ़ायदा क्या हो जाता है? कैंसर का कंट्रोल हो जाता है मुमकिन, एलर्जी का कंट्रोल मुमकिन हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिविटी होना कंट्रोल हो जाता है, रिजेक्शन प्रॉब्लम्स। सही है। ये वाले मामला जो है वो मतलब देखता है इम्यूनिटी। रिजेक्शन प्रॉब्लम्स मैं आपको इस चैप्टर के एंड में बताऊंगा। लास्ट टॉपिक है ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस वगैरह में। सही है। अच्छा बच्चों, अब आ जाओ, आपके पास क्या है? इस इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं सर? इम्यून सिस्टम की स्टडी को बच्चों कहते हैं इम्यूनोलॉजी। सही। इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। डन। अच्छा, एक मिनट, इतना सही है। जूम। बेटा, इम्यून सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम, एक होता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इन्नेट का मतलब वो होता है जो बाय बर्थ होता है, नेचुरल होता है, यानी कि पैदा होने के साथ जो हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है, और वो होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम। वो नेचुरल होता है, इनबॉर्न होता है। सही है। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम कौन सा होता है? जो वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली बीमार होके या वैक्सीन लगा के डेवलप होता है। सही है। तो उसको एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, एक्वायर्ड। तो अडेप्टिव का एक और क्या नाम हो गया बच्चों? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। जिस तरह वो एड्स बीमारी थी ना, एक्वायर्ड इम्यूनो, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डेवलप होता है ये। इनेट इम्यून सिस्टम हमें नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेटा, और ये नॉन स्पेसिफिक होता है बच्चों। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये कोई खास चीज़ के खिलाफ नहीं लड़ता। ये पूरी, ये आपकी बॉडी को तमाम छोटी बड़ी तमाम चीज़ों से, वायरस से बचाने की कोशिश करता है। इसकी मिसाल है, आप ऐसे समझ लो कि आप जो है वो 6 7 क्लास तक सारे, जो है वो 8 क्लास तक सब सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। फिर 9 10 से आप जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। कंप्यूटर साइंस अलग हो गया, फिर बायो वाले अलग हो गए, फिर इंटरमीडिएट में आके और स्पेसिफिक हो गए। तो जितना ज़्यादा इम्यून सिस्टम आगे बढ़ेगा, ये नेट से अडेप्टिव तक जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो देखो नॉन स्पेसिफिक से क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो, जो जितना आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आप समझ लो बैरियर्स को तोड़ता हुआ चले आएगा, तो वो इननेट को क्रॉस करता हुआ अडेप्टिव को जाएगा। सही है। ये चीज़ है, अडेप्टिव काफ़ी तगड़ा इम्यून सिस्टम है। अच्छा, इननेट इम्यून सिस्टम के बेटा दो लाइन ऑफ डिफेंस है। लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमारी बॉडी में कौन मौजूद है जो कि वायरस बैक्टीरिया से लड़ है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर कोई वायरस बैक्टीरिया दुश्मन हमारा उसको तोड़ दे तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगी। उसको भी क्रॉस कर जाए या तोड़ दे तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। सही है। इस तरह होता है। तो बेटा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में दो बैरियर्स आते हैं बच्चों। फिजिकल बैरियर जिसमें स्किन वगैरह आता है, और बायोकेमिकल बैरियर्स जिसमें स्वेटिंग, HCl, ये सब आते हैं। अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि फिजिकल बैरियर का ज़्यादा जिक्र है तो हम लोग उसको ज़्यादा फोकस रखेंगे। बायोकेमिकल्स का इतना जिक्र नहीं है, ज़्यादा जिक्र नहीं। तो आपको इन इन तीन टॉपिक्स में से ये तीन लाजमी अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है जो कि एक मेम्ब्रेन होती है हमारे पूरे GIT, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, और से खास
निकलता है लिक्विड, अल्कलाइन लिक्विड, जिसको कहते हैं म्यूकस। और इसी म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत सारे होते हैं सीलिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं, तो सीलिएटेड एपिथेलियम। सबसे पहले बेटा स्किन की बात करें, स्किन लार्जेस्ट एक्सटर्नल ग्लैंड है, स्किन लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है बॉडी का। और इंटरनली तो आप सबको पता है लेवर है। स्किन 1.8 मीटर स्क्वायर है। सही, इसकी पूरी लेंथ अगर हम देखें। स्किन मल्टीटास्किंग ऑर्गन है कि ये बहुत सारे काम करता है एक साथ। ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा हाई टेम्परेचर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, रेडिएशन से, केमिकल से। स्किन जो है वो रेगुलेशन यानी कि बैलेंस भी रखती है आपका, आपकी बॉडी में फ्लूइड्स का किस तरह, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सॉरी टेम्परेचर का बैलेंस। सही है, सेट किसके जरिए से, स्वेट ग्लैंड्स और हेयर के जरिए से, यानी कि थर्मो रेगुलेशन आप कह लो। फ्लूइड बैलेंस भी रखती है, सही, स्वेटिंग के जरिए से। सेंसेशन यानी कि सेंसेशंस भी हैं नर्व सेल्स के जरिए से। रिजर्वायर यानी कि स्टोर रूम है किसका, विटामिन डी या विटामिन डी स्टोर होता है। स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो हीट, कोल्ड, टच और पेन के मामला देखते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा, जो स्टिमुलस या किसी भी चेंज को क्या करें, डिटेक्ट करें। तो टच के रिसेप्टर्स हैं, पेन के रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड के हैं, हीट के। सही, तो सबसे पहले स्किन की सबसे पहली लेयर, लेयर्स ऑफ स्किन का टॉपिक एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर की तरफ होती है। पहला पॉइंट लिख दिया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। इस लेयर में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। सही, याद रखिएगा कोई ब्लड वेसल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो है वो कौन से सेल्स पाए जाते हैं, डेड सेल्स हैं। एक प्रोटीन होता है उनमें, केराटिन प्रोटीन, जो हमारे बालों और नाखून में भी होता है। और ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है, यानी कि ये इन सेल्स के दरमियान ज़्यादा गैप नहीं होता। सही है। स्किन की एपिडर्मिस में फैटी एसिड्स भी होते हैं, यानी कि लिपिड के खानदान की बात हो रही है। तो स्किन की एपिडर्मिस ड्राई होती है, थोड़ी सी सॉल्टी इन्वायरमेंट है और एसिडिक है। इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या हो गया, हल्का सा एसिडिक। इन सब चीज़ों का फ़ायदा हो गया कि ये ऐसे इन्वायरमेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। डन। स्किन के एपिडर्मिस में बेटा डेड सेल्स का फायदा क्या है, ना इनके पास खाना है ना इनके पास पानी है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एपिडर्मिस पर आएगा, ना उसको खाना मिलेगा ना उसको पानी मिलेगा, तो वो वैसे ही मर जाएगा। और डेड सेल्स उसके साथ ही हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। और हमारी एपिडर्मिस में बेटा खास किस्म के सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स, जिनका नाम है लैंगरहन सेल्स। सही है, ये स्किन में ही रहते हैं, उनकी रिहाइश स्किन में ही है। और ये बड़ी बड़ी चीज़ों को खाते भी हैं, तो स्किन एपिडर्मिस में आपके पास डेड सेल्स भी हैं और थोड़े बहुत लैंगरहन सेल्स भी हैं। लार्ज ईटिंग मैक्रो मतलब, और लार्ज फेज मतलब ईटिंग, यानी कि बड़े बड़े दुश्मन को हमारे खाते हैं। अब आ जाओ दूसरी लेयर बेटा, सबसे थिकेस्ट लेयर हमारी स्किन की, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, जब आप पढ़ रहे हो उसको, डर्मिस बेटा ऐसी लेयर है जिसमें लिविंग सेल्स हैं, मुबारक हो। खून की नाली है, नर्व्स हैं। सही है, स्वेट ग्लैंड्स भी हैं जहाँ से स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है। और सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं, मेट्रिक क्लास से पढ़ा होगा, जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस होता है। उस ऑयल को सीबम कहते हैं। ऑयल यानी कि अगेन लिपिड का खानदान, लिपिड का खानदान है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकेगा। सही है। हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है बेटा, हाइपोडर्मिस डर्मिस के नीचे, हाइपो मीन्स नीचे, यहाँ फैट स्टोर होता है बेटा। और ऐसे टिश्यूज को एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। सही है। और जो फैट होता है वो इंसुलेटिंग लेयर है, यानी कि हीट ज़्यादा यहाँ से नहीं गुजरती। इसलिए मोटे लोगों को जो है वो सर्दी ज़्यादा नहीं लगती, उनकी हीट बॉडी से गुजर ही नहीं रही। इंसुलेटिंग लेयर का मतलब क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सही बच्चों। तो ये चीज़ है। कुछ बायोकेमिकल बैरियर्स में कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास, बायोकेमिकल बैरियर्स से मुराद ये है कि बायो मीन्स लाइफ हो गया, केमिकल्स में मतलब इन शॉर्ट आपके पास HCl आ गया, यूरिन आ गया, यूरिन से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वॉश आउट हो जाते हैं। स्वेटिंग आ गया, आइस के जो आपके पास आइस में जो लिक्विड होता है, और जो टीयर्स हैं, तो वो भी वॉश आउट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मैं अभी प्रेफर नहीं करूँगा आपको, ये एक अलग चीज़ थी। सही, तो बायोकेमिकल बैरियर्स से ज़्यादा आपको स्किन उसमें पढ़ना है। अगेन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सही, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में सर मुबारक हो, प्रॉपर सेल्स आना शुरू हो गए। WBCs अगेन मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ रहे हैं, और ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इन्नेट इम्यून सिस्टम।
तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कुछ प्रोटीन्स आते हैं। अगर कोई वायरस बैक्टीरिया फर्स्ट लाइन को तोड़ दे तो अब इसका मुकाबला होगा सेकेंड लाइन से हमारी। सही, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स है बच्चों, जिसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, और इन्हीं से रिलेटेड कुछ जवाबात हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, प्रोसेस हैं। जिनमें से एक प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस, यानी कि सेल कोई चीज़ खा रहा है। साइटोटॉक्सिसिटी, यानी कि सेल कोई ना कोई खतरनाक चीज़ निकाल रहा है और उसके ज़रिए से दुश्मन को मार रहा है। इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन, जब वह हमारे बॉडी के डब्ल्यूबीसीज और हमारे बॉडी में आने वाले दुश्मनों का फड्डा होता है तो उस दौरान स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन है, ये भी जवाब है। और फीवर, फीवर यानी कि बुखार, ये भी एक रिस्पॉन्स है। इसका मतलब है फड्डा चल रहा है या फड्डा हो चुका है वायरस बैक्टीरिया का हमारे बॉडी के सोल्जर्स या डब्ल्यूबीसी के साथ। पहले रिस्पॉन्स पढ़ लेते हैं। सही, रिस्पॉन्स नंबर वन क्या है? फैगोसाइटोसिस। सिस का मतलब होता है प्रोसेस, साइटो का मतलब सबको पता है सेल, और फैगो का मतलब ईटिंग। तो फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे डब्ल्यूबीसी कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। सही है, और बुरी चीज़ यानी कि फॉरेन पार्टिकल। कौन कौन से सेल्स ये खाने पीने का काम करते हैं? हमारे बॉडी के बड़ा अच्छा सोल्जर है ये, न्यूट्रोफिल्स। हमारी बॉडी का एक ऐसा सेल जो बड़ी चीज़ों को खाता है, मैक्रोफेज। और एक और भी सेल है, डेंड्राइटिक सेल। सही बच्चों। अच्छा, तो हमारी बॉडी में तादाद के हिसाब से सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी है तादाद के हिसाब से, वो न्यूट्रोफिल है। साइज के एतबार से मैक्रोफेज है सबसे बड़ा है। तो न्यूट्रोफिल के बारे में क्या लिखा हुआ है? मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। देखो, ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटिलेट्स भी है। तो ब्लड की अगर सेल्स की बात करूं, तादाद में सबसे ज्यादा आरबीसी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ डब्ल्यूबीसी के अंदर बात करूं तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स आते हैं, जिनमें तादाद के सबसे ज्यादा कौन सा है? न्यूट्रोफिल। और इस तमाम डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें, उसका कोई फड्डा आरबीसी से नहीं है। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर ही अगर हम लिस्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा तादाद का न्यूट्रोफिल है। और ये 50 से 70% तमाम डब्ल्यूबीसीज का है। यानी कि ये इसकी तादाद आप चेक करो, 50 से 70% तो यही है सिर्फ। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम होता है, परेशान नहीं होना, लियोकोसाइट्स। लियोको का मतलब होता है वाइट, साइट बोले तो सेल। सही। और ये किसको ज्यादातर खाता है? ये फैगोसाइटाइस, यानी कि ये बैक्टीरिया को खाता है। और न्यूट्रोफिल याद रखिएगा, एक टाइम पे एक बैक्टीरिया को खाता है, उसके बाद ये न्यूट्रोफिल मर जाता है। कोई टेंशन नहीं, हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बनते रहते हैं। तो एक टाइम पे एक बैक्टीरिया खाता है न्यूट्रोफिल। और उसका अगर हम न्यूक्लियस देखें, ये सेल है, और ये इसका एक ही न्यूक्लियस है। इसके टुकड़े देखो कितने सारे हैं, एक दो तीन चार। तो इसका जो न्यूक्लियस का लोब है, टुकड़े, वो मल्टी लोब्ड है। न्यूक्लियस एक है लेकिन उसके 3 से 5 टुकड़े हैं, लोब जिसको कहते हैं। और ये नॉन स्फेरिकल तो नहीं हुआ न्यूक्लियस, ये नॉन स्फेरिकल तो हो गया न्यूक्लियस, स्फेरिकल तो नहीं हुआ। स्फेरिकल होता तो मैं कहता इस तरह है न्यूक्लियस। सही है। तो न्यूक्लियस एक है, लोब्स यानी कि टुकड़े ज्यादा है, तो नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियस। सही। अच्छा, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मैंने जैसे बताया, खाएंगे बैक्टीरिया को, मर जाएंगे। और ये ब्लड से टिश्यूज में माइग्रेट करते हैं जब ये मेच्योर हो जाते हैं, बनते ब्लड में, टिश्यूज में चले आते हैं। टिश्यूज में मतलब यानी कि टिश्यूज का मतलब है सेल्स की बात हो रही है, सेल के अंदर कोई घुस गया हो वायरस बैक्टीरिया, उसको सेल समेत खा लेंगे। सेल्स के दरमियान में कोई दुश्मन घुसा हुआ है, तो ये पुलिस वालों की तरह पेट्रोलिंग करते रहते हैं या घूमते रहते हैं। तो याद रखिएगा। अच्छा, जैसे ही न्यूट्रोफिल कोई ना कोई चीज खाएगा दुश्मन, तो उसके अंदर कौन से एंजाइम्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे? लाइसोसोमल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम याद आया बच्चों सेल चैप्टर में? लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो चीजों को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, चीजों को तोड़ने वाले। सही। अब न्यूट्रोफिल पहचाने का कैसे कि भाई इंसान की बॉडी में या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई दुश्मन घुस गया है? तो न्यूट्रोफिल के सेल के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं ना। कैसे पकड़ेगा? अगर उस बॉडी में कोई पेप्टाइडोग्लाइकन करके कोई चीज़ आ गई है, तो समझ जाओ न्यूट्रोफिल समझेगा हाँ पेप्टाइडोग्लाइकन क्या चीज़ है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक कंपोनेंट है। यानी कि दुश्मन आ जाए या दुश्मन का कोई सुराख मिल जाए, उसकी कोई निशानी मिल जाए, उसके किसी बॉडी के उसके किसी कंपोनेंट की निशानी मिल जाए, तो बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है,
ये अगर कैस जैसे भी कहीं दिख जाएगा तो समझ जाओ न्यूट्रोफिल का रिसेप्टर ये डिटेक्ट कर लेगा। ये न्यूट्रोफिल ये समझ जाएगा कि भाई बैक्टीरिया आ चुका है। फ्लैजेलेंट प्रोटीन आप सबको पता है, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है फ्लैजेलेंट। इससे भी पहचान सकता है, ये सब दुश्मन के टुकड़े हैं। बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपोपॉलीसेकेराइड भी होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड शुगर। लिपोपेप्टाइड्स भी होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। तो ये कुछ टुकड़े अगर दिख जाए ना हमारे न्यूट्रोफिल्स को, तो समझ जाओ अलार्म बज जाता है कि भाई आ गया दुश्मन। सही, ये सारे क्या लिखा है मैंने नीचे करके, ये सारे बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स हैं। एक और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं, मोनोसाइट। शरीर सा सेल है, साइट मतलब सेल, सिंगल होता है मोनो। बीन शेप न्यूक्लियस, बीन शेप न्यूक्लियस, बीन शेप का मतलब होता है कुछ इस तरह। नॉन ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म का मतलब है कि ये इसके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं होते, क्लियर साइटोप्लाज्म है। तो ये हमारे टोटल डब्ल्यूबीसीज का सिर्फ 2 से 8% है, और वो कितना था न्यूट्रोफिल, 50 to 70%। हर सेल देखो बच्चों किसी न किसी सेल से बना है। हर सेल का एक अबूजी होता है, तो मोनोसाइट का अबूजी वाला सेल है माइलॉइड स्टेम सेल। जो आपको ना भी याद रखो मसला नहीं है। मोनोसाइट कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, ये भी शॉर्ट लिफ्ट है, देखा जाए 2 से 5 दिन तक जिंदा रहेंगे। और ये ब्लड में बनने के बाद टिश्यूज में चले आते हैं, और वहां जाने के बाद ये अपनी औकात से ऊपर बन जाते हैं। तो मोनोसाइट टिश्यूज में जाने के बाद बड़े सेल्स बन जाते हैं। कुछ बन जाते हैं मैक्रोफेजेस, बड़ा सेल, और कुछ बन जाते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। तो साइज के एतबार से सबसे बड़ा फिर मैक्रोफेज हो गया। तो क्या लिखा हुआ है देखो, मैक्रोफेज का पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये किससे डिराइव्ड हुए हैं, इनके अब्बू जी का नाम क्या है, मोनोसाइट। समझो मोनोसाइट की ही बड़ी फॉर्म मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज दुश्मन को मारने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। सही है। जैसे कि कुछ खाएंगे किसी को, और मतलब मैक्रोफेजेस ज़्यादा खा सकता है बैक्टीरिया या दुश्मन को मोनोसाइट के मुकाबले में, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। और ये जब खाएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड के जरिए से उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसका साइटोप्लाज्म भी नॉन ग्रैन्युलेटेड है, क्लियर है। और इस तमाम डब्ल्यूबीसीज में साइज का सबसे बड़ा है, और तादाद का सबसे बड़ा न्यूट्रोफिल है। सही है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस है। यानी कि अगर ये मैंने बनाया सेल, तो उसका जो न्यूक्लियस है चंदा वो इस तरह होगा, हॉर्स शू शेप्ड। सही है, मैक्रोफेज का न्यूक्लियस। हाँ देखो, हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जहाँ पे उनके जो है वो बॉडी गार्ड्स भी लगे हुए हैं। यानी कि हमारे हर ऑर्गन मिलके बना है टिश्यू से, हर टिश्यू मिलके बना है सेल से। तो हर ऑर्गन के अपने ज़ाती सेल्स होते हैं जिससे वो मिलके बना है। और अल्लाह पाक ने हर सेल के, हर ऑर्गन के समझो उसके बॉडी गार्ड सेल्स भी दिए हैं जो उसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बनाने के काम नहीं आते, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब लंग्स के यूनिट्स का नाम है एल्विलाई। और वहाँ पे जो मैक्रोफेजेस हैं उनकी हिफाजत के लिए उनको कहते हैं एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस। लिवर के सेल्स को कहते हैं हेपेटोसाइट्स, लेकिन लिवर के बॉडी गार्ड सेल्स यानी कि लिवर के मैक्रोफेजेस का नाम है कफर सेल्स। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, इनके सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। लेकिन इनके बॉडी गार्ड सेल्स को कहते हैं या माइक्रोग्लिया, या मैक्रोफेजेस को कहते हैं माइक्रोग्लिया। ये तीनों सेल्स क्या है, बॉडी गार्ड्स हैं। सही है, याद रखिएगा। यानी कि इनका काम क्या होगा कि इन तीन ऑर्गन्स को बचाना है, और भी होते हैं, मैंने यहाँ 3 लिखे हैं। असल जो काम होगा सीएनएस के लिए वो न्यूरॉन करेगा, लिवर के लिए हेपेटोसाइट करेगा, लंग्स के लिए एल्वुलाई करेगा। बस उनको जो बैरूनी साजिशों, यानी कि आप समझ गए, फड्डे से बचाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है, वो ये तीनों करेंगे। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे चंदा, मैक्रोफेजेस दुश्मन को मारने के बाद जो है उसके जो टुकड़े को, उसकी लाश को अपनी सरफेस पे प्रेजेंट कर देंगे। ये रहा मैक्रोफेज, इसने किसी दुश्मन को मार दिया। अब उसका जो टुकड़ा है वो अपनी सरफेस पे, ये रहा अपने सरफेस पे पेश कर रहा है अपने रिसेप्टर के जरिए से। इसका जो टुकड़ा है इससे फायदा क्या हो जाएगा, आसपास के जितने सेल्स हैं वो और एक्टिव हो जाएंगे कि यार अभी इसको हमें और न्यूट्रलाइज करना है और ख़त्म करना है, या और एक्टिवेट हो जाते हैं बाकी सेल्स हमारे, ताकि भाई दुश्मन के लाश का टुकड़ा दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अब चैन से नहीं बैठना, कि बाकी सेल्स एक्टिवेट हो जाओ क्योंकि दुश्मन आ चुका है। अगर एक को मारा है मैंने तो और 10 भी होंगे शायद। तो क्या लिखा, मैक्रोफेजेस एंटीजेंस, यानी कि दुश्मन को मारने के बाद वो कुछ खास किस्म के सेल्स को पेश कर देते हैं, उन सेल्स का नाम है टी सेल्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे टी सेल्स क्या होते हैं, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे। तो तभी हम लोग मैक्रोफेजेस का एक और नाम है एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स।
ये एंटीजन्स यानी कि दुश्मन को मारने के बाद उसको पेश कर देते हैं। सही है। दे ऑल्सो रिलीज मैक्रोफेजेस एक और भी केमिकल रिलीज करते हैं, साइटोकाइन। समझ जो साइटोकाइन क्या करेगा, ये एक अलार्म की तरह होता है, अलार्म। मैक्रोफेजेस ने जब एक को मारा ना तो अलार्म पेश कर दिया, ताकि बाकी सारे सेल्स एक्टिव हो जाएं, सारे डब्ल्यूबीसीस। और दुश्मन की लाश को भी पेश कर दिया टी सेल्स के लिए, या टी लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं। मोनोसाइट बड़ा होकर टिश्यू में क्या बन जाता है, मैक्रोफेज, और कुछ बन जाते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स को डेंड्राइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपने नाम सुना होगा न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स के पास भी बेटा मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा होगा डेंड्राइट्स होते हैं। उसके ये इस तरह निकलते हैं स्ट्रक्चर्स, याद है, ब्रांच ट्री जैसे। तो ये भी सेल थोड़ा सा डेंड्राइट जैसे, तो इसके भी अगर आप देखो थोड़े से उभार निकले हुए, ये रस का न्यूक्लियस। तो डेंड्राइटिक सेल्स को हम लोग डेंड्राइटिक सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म से निकलने वाला उभार है वो जस्ट लाइक डेंड्राइट्स की तरह होता है। अच्छा, ये भी क्या काम करते हैं, ये भी दुश्मन को मारने के बाद भाई टी सेल्स को पेश कर देते हैं, तो इनको भी हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कह सकते हैं। सही है। ये डेंड्राइटिक सेल्स कहाँ कहाँ माइग्रेट करते रहते हैं काम करने के लिए, हमारे टॉन्सिल्स में, जो कि बहुत ज़रूरी ग्लैंड है हमारे पास। पियर्स पैचेस, ये भी ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है हमारे इंटेस्टाइन में। स्प्लीन में जाते हैं, जो कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक ग्लैंड है। और टॉन्सिल्स 12 लिखती है। माइग्रेट करने का मकसद क्या है कि भाई आप घूमते फिरते रहो, जहाँ दुश्मन देखे वाट लगा दो उसकी। जैसे ही इन सब सेल्स का काम फिनिश हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये मर जाते हैं। और जैसे ही ये मर जाते हैं तो कौन एक्टिव हो जाता है, टी सेल्स, क्योंकि उन्होंने मरने से पहले दुश्मन की लाश जो है या उसका टुकड़ा किनको पेश कर दिया था, टी सेल्स को पेश कर दिया था, याद है। अगला एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में एक और रिस्पॉन्स होता है, जवाब होता है कि अगर मैं खुद नहीं खा सकता तो मैं कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता हूँ कि मैं आए हुए दुश्मन को मार दूं। तो साइटोमीन सेल टॉक्सिसिटी का मतलब है टॉक्सिन्स की बात हो रही है। यानी कि दो तरीके मारने के, या तो मैं दुश्मन को खा जाऊं, फैगोसाइटोसिस, या उसको मैं अपने निकले हुए केमिकल से मार दूं इनडायरेक्टली। तो क्या लिखा हुआ है, ऐसी एबिलिटी एक सेल की, एक सॉरी इसको मैं ऐसी एबिलिटी हमारे सेल की जिससे वो किसको मारता है, माइक्रोब्स को, किसके जरिए से, टॉक्सिन्स के जरिए से। सही है। अच्छा, और ये दो सेल काम करते हैं केमिकल वाला। एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। टी सेल देखो बार बार आ रहा है, मैं बता देता हूँ भाई। टी सेल क्या होता है, बनता है बोन मैरो में, मेच्योर होता है थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड क्या है सर, थायराइड के नीचे होता है थाइमस ग्लैंड। सही है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल को शॉर्ट फॉर्म में टीसी लिख दिया। एक और भी सेल है नेचुरल किलर सेल, एन के सेल। ये दोनों सर क्या है, ये दोनों सेल जो है वो साइटोटॉक्सिसिटी करते हैं, यानी कि खुद नहीं खाएंगे ये, अपने निकले हुए अपने सेल अपने पास से निकले हुए केमिकल से मारेंगे दुश्मन को। साइटोटॉक्सिक टी सेल किसके खिलाफ काम करते हैं, ऐसे सेल्स जो किससे इन्फेक्ट हो चुके हैं बेचारे, वायरस से। और ऐसे सेल्स को भी मारेंगे जिनमें ट्यूमर हो गया है। तो भाई आमीन आमीन आमीन, अल्लाह करे ये वाले सेल तो बड़े ज़रूरी हैं भाई, खास तौर पे ये सेल तो काम करते रहें। समझ गए। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है टी सेल्स के बारे में, प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, मेच्योर होते हैं थाइमस ग्लैंड में। ये होती है सीने की हड्डी के ऊपर और थायराइड ग्लैंड के नीचे। थाइमस आता है टी से, दैट्स वाई टी सेल्स को टी सेल्स कहते हैं, क्योंकि मेच्योर होने जाते हैं थाइमस ग्लैंड में। अच्छा, साइटेड, हर सेल के पास रिसेप्टर होता है। इस चैप्टर में तुम याद कर लो बच्चों, रट्टा मार लो। तो ये हमारे जो सेल्स हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, इनके पास जो रिसेप्टर लगा हुआ है उसका नाम है CD8। सही है। हर सेल के पास रिसेप्टर है ना भाई, किसी न किसी चीज से बाइंड करने के लिए। तो जो टीसी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इनके पास जो रिसेप्टर है वो CD8 लगा हुआ है। ज्यादा याद नहीं करना, टेंशन नहीं है। CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई इसकी डेप्थ में नहीं जाना, बस समझो ये रिसेप्टर का नाम है। कौन से सेल के रिसेप्टर का नाम है, टीसी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, जो हमारा दोस्त है। सही है। अच्छा, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जिसके पास ये CD8 कुछ करके रिसेप्टर लगा हुआ है, ये क्या क्या किन से बाइंड होता है, ये हमारे बॉडी में मौजूद मैक्रोफेजेस से भी बाइंड होता है। ये हमारी बॉडी में मौजूद मैक्रोफेजेस के अलावा जितने भी सेल्स हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, उन सब से भी बाइंड कर जाएगा। उनसे क्यों बाइंड करेगा, उसको तो दुश्मन से बाइंड होना चाहिए।
चंदा, मैक्रोफेज मैंने क्या बताया था? मैक्रोफेज का एक और नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यानी कि उसने दुश्मन की लाश को क्या कर दिया, पेश कर दिया है थोड़ा बहुत मारने के बाद। और उसने दुश्मन की लाश को किसको पेश किया है? वहां पे मैंने बताया था टी सेल्स। अब समझ गए? तो टी सेल्स में तो बहुत सारे आते हैं, कौन से टी सेल? तो आंसर है साइटोटॉक्सिक टी सेल। यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल समझो, मैंने ये वाला बना दिया। एक सेल है टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसके पास ही रिसेप्टर लगा हुआ है। इसका नाम है CD8 रिसेप्टर। सही है। और ये रहा मैक्रोफेजेस, साइज का बड़ा है। इसमें इसने दुश्मन को मारने के बाद इसकी लाश को पेश कर दिया। सही है। ताकि टी सेल आए और इससे बाइंड कर जाए। तो समझो, टी सेल बाइंड इससे कर जाएगा। टी सेल क्या करेगा, इसका जो दुश्मन का टुकड़ा है या दुश्मन है, ये रिसीव करके और इसको मारेगा, सत्यानाश करेगा। सही है, समझ गए? तो ये काम होता है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। तो सर CD8 जो है वो हमारे मैक्रोफेजेस से जब बाइंड करता है तो वो CD8 जो है वो क्या होता है, मैक्रोफेजेस से भी मतलब बाइंड कर सकता है और बाकी सेल से भी बाइंड कर सकता है। सही। तो ये चीज़ है। आसान है बच्चों। अच्छा सर, आपने इसके रिसेप्टर का तो नाम बता दिया, साइटोटॉक्सिक टी सेल के रिसेप्टर का नाम क्या है? CD8। सही है। सर हमारे जो सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफेज एक सेल है, एक और एक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल न्यूक्लिएटेड सेल। मैक्रोफेज में भी न्यूक्लियस है, उसके अलावा जितने भी सेल्स हैं न्यूट्रोफिल, इनमें भी तो सर रिसेप्टर लगा हुआ होगा ना। जैसे ये एक सेल है, ये दुश्मन को मारने के बाद उसकी लाश को पेश कर रहा है। तो सर इसके भी रिसेप्टर को तो नाम बताया ना, हमारे जो सेल्स होते हैं। भाई मैक्रोफेजेस के जो रिसेप्टर्स है ना, इसके पास एक प्रोटीन है, उसको हम जानते हैं इस नाम से, MHC2। क्या चीज़ है ये? एक ऐसा प्रोटीन का रिसेप्टर है जो हमारे मैक्रोफेज में लगा हुआ है। यानी कि ये रहा MHC2। आपने साइटोटॉक्सिक टी सेल के रिसेप्टर को तो नाम बता दिया। आप हमें अपने वाले यानी कि मैक्रोफेजेस के रिसेप्टर का भी नाम बताए ना। उसका नाम है MHC2, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। सही। और जो इसके अलावा जितने भी सेल हैं, जैसे न्यूट्रोफिल है, इसका जो रिसेप्टर है, इसका नाम होगा MHC1, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी 1। यानी कि हमारी बॉडी के ये समझो ID कार्ड्स हैं। ये हमारी बॉडी के ID कार्ड्स हैं। जब भी हमारे सेल्स को देखना होगा कि यार हमें दुश्मन के सेल्स को मारना है या हमारे सेल्स को मारना है, तो अल्लाह ताला ने एक समझो डिफरेंस रख दिया है कि भाई कभी हमारे सेल को ही ना मार देना। यानी कि हमारी WBC हमारे ही सेल्स को नहीं मारे। तो हमारे सेल, हम सब हमारे तमाम सेल्स के पास ID कार्ड है। वो ID कार्ड क्या है? उसके दो नाम है, MHC1 और MHC2। इसका मतलब है कि भाई हमसे आपको सिर्फ ये दुश्मन की लाश रिसीव करनी है, हमें मारना नहीं है, क्योंकि हम आपके दोस्त हैं। सही है। याद रखिएगा कि हमारे WBC हमारे ही सेल्स को मारना शुरू कर दें। तो बेटा याद रखिएगा, एक होता है सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, एक होता है सेल्फ अगेंस्ट नॉन सेल्फ। हमारी बॉडी क्या काम करती है? सेल्फ अगेंस्ट नॉन सेल्फ। यानी कि हम सेल्फ है, मारेंगे किसको? नॉन सेल्फ को। तो ये जो डिफरेंस है कि यार मैं आपको नहीं मारूं, तो हम ये डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? MHC1 और MHC2। इसका मतलब है कि भाई ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनका ID कार्ड है। ये ID कार्ड जैसे ही हमारे WBC वगैरह देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई ये तो अपने सेल है, इनको नहीं मारना, इनसे सिर्फ दुश्मन की लाश को रिसीव करना है। अगर इसके खिलाफ भी हमारे WBC काम करना शुरू कर जाए तो समझ जाओ वो तमीज़ ख़त्म हो जाएगी अपने और पराये की। तो फिर वो अटैक हो जाएगा, हमारे ही WBC हमारे ही सेल्स को मारना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा होता है, ऑटो इम्यून कहते हैं उसको, ऑटो इम्यून। ये भी इस चैप्टर में आगे, तो टेंशन नहीं लेनी। सही बच्चों, मैं इस इम्यूनिटी का पार्ट 1 इधर ही ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3 इस तरह कर लूंगा 30-30 मिनट्स में, ताकि आप लोग ज़्यादा जो है एग्जॉस्ट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।